हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके सेवा में हम हाजिर हैं डिस्कवरी क्लासेज की ओर से, जो आपके 2022 के लिए मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को लेकर के हम आए हैं, जिसमें त्रिकोणमिति से पहला ही सवाल आपके सामने हाजिर है जो 2020 में आया हुआ है। ये एग्ज़ाम के व्यू से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये मेरा अगला वीडियो है। मेरा ये एक सुपर 30 नाम से डिस्कवरी क्लासेज चैनल के द्वारा सुपर 30 क्लास चालू किया गया है, जो मात्र 30 दिनों का ये क्लास है, जो 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर आए हैं। जो 30 क्लास में आपका मैथ का कोई भी ऐसा क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा जो आपके परीक्षा में न आए। इन्हीं परीक्षा में जो भी आपके आने वाले सवाल हैं, बस इसके बाहर से आने वाले नहीं हैं। चलिए, हम समय को बर्बाद नहीं करते हुए आपको हम शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, सिद्ध करें कि 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसमें से क्या करते हैं, किसी दो को बदल देते हैं। ये दोनों को बदल दें या फिर ये दोनों को बदल दें। और बात है, बदलने का मतलब क्या हुआ? बदले तो कैसे बदल सकते हैं? तो बदलने के लिए हम देखिए हम कैसे बदल रहे हैं। एक हम लोग सूत्र पढ़े होंगे, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। कहाँ से? एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, सूत्र उधर होता है। ठीक इसी सूत्र के आधार पर हम इन सवालों को बनाएंगे। चलिए, सवाल हमारा दिया है 10 48 डिग्री। इस 10 48 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42। अगर 10 90 में से 42 हटाएंगे तो फिर हमारा 48 आ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस सूत्र के आधार पर 10 90 माइनस 42 थीटा मतलब यहाँ 42 बराबर कॉट 42। तो ये भी उसी सूत्र के आधार पर हो जाएगा, यहाँ पर कॉट 42 डिग्री। फिर इसी प्रकार से एक और इसमें दिया है 10 23 डिग्री। ये 10 23 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 10 90 में से कितना लिखें, बताइए जल्दी। 90 में से कितना घटा दें? 23 हो जाएगा। 67 घटाएंगे कि नहीं? तो ये भी उसी सूत्र के आधार पर कॉट 67 हो जाएगा। अब ऊपर जो दिए गए सवाल है उसमें हम 10 48 और 10 23 का मान उसमें रख देते हैं, यानी 10 48 डिग्री तथा 10 23 डिग्री का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर। उपरोक्त समीकरण यानी मेरे ये समीकरण है जो सवाल दिया है, ये सवाल को हम समीकरण एक मान लेते हैं, इसमें हम रखते हैं 10 48 है, 10 48 से वो क्या लिखेंगे? कॉट 42। तो लिख सकते हैं कॉट 42 इंटू 10 23 का मान कितना है? कॉट 67 इंटू इसके बाद क्या है? 10 42 इंटू इसके बाद क्या है? 10 67। कोई दिक्कत? ये कॉट जो है इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? एक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? एक है। जब इसको उल्टेंगे तो कॉट को जब उलटते हैं तो क्या बनता है?
वन ऊपर जाएगा, कॉट नीचे आएगा, तो कॉट किस में बदल जाएगा? 1042 में, इंटू 1/10 इंटू, यहाँ पर पहले से दिया हुआ 1042 इंटू 1067 दिया है। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? एक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? एक है। तो एक से एक, एक से एक, और 1042 से 1042, 1042 से 1042, जहाँ सब कुछ कट जाता है तो वहाँ कुछ नहीं बचता है, तो क्या बचता है? एक बचता है। यही हमारा RHS यही साबित करना था। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल आपका दिया है, 5 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु की 3 गुनी है तथा, फिर से सुनते हैं, 5 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात A की आयु B की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। A और B की वर्तमान आयु होगी। यानी कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले, और इसके बाद कह रहा है फिर 10 वर्ष बाद। तो हम सबसे पहले मानते हैं A का उम्र क्या है, B का उम्र क्या है। तो A का उम्र माना, A का उम्र X और B का उम्र Y। A का उम्र X तथा B की उम्र Y, ये दोनों का उम्र कैसा है? वर्तमान, आज का उम्र है, वर्तमान उम्र है। अब देखिए कह रहा है A की कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष। A की 5 वर्ष पूर्व उम्र। अगर आज आपका उम्र X है तो 5 वर्ष पहले उम्र कितना होगा? 5 वर्ष जो पहले जाएंगे, पीछे जितने जाएंगे, तो 5 वर्ष क्या करेंगे? घटाएंगे ना। अगर आज आपका उम्र 20 साल है तो कहेंगे ना 5 साल पहले कितना उम्र था? आप कहेंगे 15 साल है। 15 साल कैसे आया? उसमें से जितना साल पहले करके घटा रहे हैं, इतना हो गया, इतना वर्ष। इसी तरह से B की 5 वर्ष का उम्र Y माइनस 5 वर्ष होगा। अब कह रहा है पुनः क्या कर रहा है? A की 10 वर्ष पश्चात उम्र। पश्चात का मतलब उसके बाद। अगर कहेंगे आज आपका उम्र 20 वर्ष है, अब कहेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा? जितना साल बाद कहेंगे उतना इसमें क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। उसी तरह से B की 10 साल पश्चात उम्र कितना हो जाएगा? Y प्लस 10 हो ना। अब चलते हैं प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है जे 5 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु की 3 गुनी, यानी B के जितना आयु होगा 3 गुना A का आयु है। B की आयु जितना है उससे क्या है? 3 गुना है। यानी देखते हैं, सीधा बात है, X माइनस 5 जो है Y माइनस 5 का क गुना है? कितना गुना इससे ज़्यादा है? 3 गुना। इन 3 गुना इससे ज़्यादा है तो इसमें हम 3 से गुणा करते बराबर हो जाएगा, बराबर होगा ना। तो अब इसको हल करते हैं। X माइनस 5 इक्वल टू 3Y माइनस 3Y, 3 में 15। इसको समीकरण बना लेते हैं। ओहो सॉरी नीचे ढक गया था। प्रश्न कह रहा है ना X माइनस 5 Y माइनस 5, ये 5 वर्ष पहले का उम्र है। कह रहे जी इसका उम्र जो है इसके 3 गुना है। अगर मेरा उम्र आपके उम्र से 3 गुना मेरा ज़्यादा होगा तो मेरे बराबर करने के लिए क्या करेंगे? आपके उम्र में गुणा करेंगे। तो इसका उम्र जो है इसके उम्र से 3 गुना कम है, यानी इससे 3 गुना ही ज़्यादा है, तो इसलिए इसको बराबर करने इसमें 3 से गुणा किए।
3 से गुणा किया तो ये कितना उतर गया, इसमें गुणा करते इतना गया। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण की तरफ बनाते हैं। समीकरण में बनाएंगे, इधर बनाते हैं तो x माइनस 3y, ये 3y जो है बराबर के उधर जाएगा। तो इसे फर्स्ट इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, इधर है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 3y हो गया। पहले से -5 है, आइए -5 -15 इधर तो प्लस में हो जाएगा। यानी यहाँ देखते हैं पहले से 5 है, इसको हम 15 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो -5 अब +15 कितना हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ हमारा फिर लिख सकते हैं +10, इसको बनाने का समीकरण 1। फिर देखते हैं पुनः प्रश्न के दूसरा भाग में क्या कर रहा है, एक बार फिर देखेंगे प्रश्न, आप देखिएगा। 10 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होती है। तो 10 वर्ष वाला बाद वाला उम्र कितना है बताइए। ए की उम्र 10 वर्ष बाद दिया है कितना, x + 10। तो यहाँ दिया गया है x + 10, इसका 10 वर्ष प्लस कितना है y + 10। लेकिन इसका उम्र जो है इसके उम्र से 2 गुना है, इसका 2 गुना है। तो इसमें फिर क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, फिर इसको निकालेंगे, समीकरण के रूप में बनाएंगे x + 10। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2y + 10 गुना के 20। फिर इसको एक तरफ ले जाएंगे, 2y कहने रहेंगे तो -2y, ठीक। अब यहाँ +10 है, यानी यहाँ प्लस में 10 है, अब 20 को इधर लाएंगे तो माइनस में 20 हो जाएगा, होगा। तो 10 में से 20 गया तो कितना बचेगा, -में 10 बचेगा, बराबर कुछ नहीं तो 0। ये हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, अब हम समीकरण 1 और 2 में करते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 लिखा है x - 3y + 10, और 2 लिखा है x - 2y - 10। अब इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने में या घटा का चिन्ह या प्लस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह, तो ये x और x कट जाएगा। -3 यहाँ है, +2 है, तो यहाँ -1 y बचेगा कि नहीं। ये 10 और ये 10 20 हो जाएगा। चलिए इधर बराबर में क्या है, 0 है, बराबर 0, तो इधर भी क्या रहेगा बराबर 0। तो -y बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 को इधर लेकर आएंगे तो इधर भी हो जाएगा -20। तो माइनस माइनस कट गया, y का उम्र कितना आ गया 20 वर्ष। अब हमको x निकालना है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं y का मान कहीं भी रख देते हैं, समीकरण 1 में, 2 में, 3 में रख सकते हैं। 3 तो नहीं है, 2 तक है। समीकरण 1 में रखने पर, चलिए अब रखते हैं y का मान। कहाँ है समीकरण 1, समीकरण 1 यही है x, यहाँ लिख देते हैं x - 3 और y की जगह कितना रखेंगे 20, और उसके बाद क्या है +10 बराबर क्या है, कुछ है 0 है, या हम लोग 0 लिखना भूल गए हैं, बराबर 0 लिख देते हैं। इतना बुर्बक आप लोग थोड़े हैं। समीकरण 1 हो गया। अब इसको हल करते हैं, x - 20 3 60 जोड़ 10 बराबर 0। तो 60 होगा 10 हो गया 50 हुआ, तो इधर लिखते हैं x - 50 बराबर 0। तो x बराबर 50 को हेने के लेके जाएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो x का उम्र आ गया 50 बरिस और y का उम्र आ गया 20 बरिस। ये दोनों हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। चलिए तो ये हुआ हमारा आज का दूसरा सवाल। अगला सवाल हम चलते हैं। चलिए अगला सवाल दिया है, यदि किसी AP का तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 हो तो कौन सा पद शून्य होगा। हमको शून्य निकालना है, यानी इसमें हम सबसे लिखते हैं माना ये जो AP दिया है, इस AP का प्रथम पद A तथा
सर्वांतर डी हो तो अब अगर ये क्या करेंगे तो हम लोग जानते हैं और भी क्या दिया है, T3 का मान दिया है 4 और T9 ये नवा पद का मान दिया -8। तो हम लोग जानते हैं T3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये ना होता है। तो चलो T3 जब क्या लिखते हैं 4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा आगे क्या बन जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस 3d। 4 में से गया 3 और d से गुणा था 3d। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार अगर हम नवा पद निकालेंगे T9 वाला तो यहाँ लिखेंगे -8 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो -8 इक्वल टू a प्लस 9 में से गया 8d हो गया समीकरण 2। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 -1 से समीकरण 2 में से 1 को क्या करते हैं घटा लेते हैं, घटाते हैं। अब घटाने के लिए क्या करेंगे समीकरण 2 ऊपर लिखेंगे -8 इक्वल टू a प्लस 8d। इधर हो गया 4 इक्वल टू a प्लस 3d ये ना है। अब इसको हम घटाते हैं, इसको घटाते हैं। सॉरी एक चीज़ तो गलती इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ T3 तीसरा पद है, यहाँ 3 रहना चाहिए, यहाँ 3 रहेगा। तीसरा पद है तो n का मान 3 हुआ। यहाँ घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 2d हो जाएगा। चलिए तो यहाँ भी हम लिखेंगे इसको 2d, बाकी सब सही है। चलिए अब घटाते हैं, तो घटाते तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस ये गया आओ। ओह ये नहीं कटेगा, सॉरी ये तो दोनों माइनस में है। तो यहाँ तो लिख दें -12, ये दोनों कटेगा, ये घटेगा तो 8 में से 2 गया 6d हो गया। तो इसलिए d बराबर हो जाएगा -12/6। 6 से 12 काट देंगे तो d का मान कितना गया -3 आ गया d का मान। तो अब लिखेंगे यहाँ पर d का मान समीकरण 1 में 2 में 1 या 2 कोई भी रख सकते हैं में रखने पर अब रखते हैं ना। चलो अब रखा जाए। समीकरण 1 हमारा है 4 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी के मान -3। तो 4 इक्वल टू a और 3 दोनों का -6, 3 दोनों के -6। अब आगे बढ़ते हैं इसको हम, ठीक है। 3 दिनों एक चीज़ तो और गड़बड़ हम कर दिए। ओहो क्या हो गया इसे, ये 6 दिनों पर यहाँ डी का मान 2 आएगा। अरे मिस्टेक हो जा रहा है, 2 आएगा। a -4 होगा 4, तो माइनस में इधर भेजेंगे तो a अब उधर है 4, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो हमारा a का मान कितना आ जाएगा 8 आ गया, a का मान 8 आ गया। और d का मान हमको मालूम है पहले से, d का मान -2, a का मान 8। और पर कौन सा पद शून्य होगा, यहाँ लिखते हैं माना नवा पद शून्य है, इसलिए Tn बराबर 0 और 0 तो a प्लस n -1 इंटू डी।
तो ये हो गया 0, ए का मान कितना है 8, अब एन का मान कितना है नहीं पता है, तो एन -1 और डी का मान कितना है -2। अब इसको हल करेंगे आगे तरफ, तो 0 ये हो गया 8, तो यहाँ तो माइनस गुणा करेंगे -2n और माइनस +2, एक लाइन और पढ़ते हैं, तो ये हो गया 2 को 8 को 10 को अब -2n, यहाँ माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस में तो गुणा माइनस होगा, और इस -2n को इधर लाते हैं 0 की तरफ, तो यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा 2n = 10, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 10/2 कट के आ गया 5, अर्थात हमारा पांचवा पद जो है 0 होगा, ये हमारा आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगले सवाल है, पिछला सवाल में तो कुछ मिस्टेक हो गया था, वो कुछ इधर माइंड डिस्टर्ब हो गया जिससे सवाल कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिए थे, लेकिन चलिए फिर से आप देखते हैं अगला सवाल। हम ये भी सवाल जो है त्रिकोणमिति का है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है। ये लगातार 2018-20 में आया है, 2 बार आया है, इस साल भी संभावना इसका तो लगभग 99% से भी ज़्यादा संभावना इसका आने का। चलिए आगे सवाल चलते हैं, सवाल पर हम जारी चलते हैं। दिया है आपको, इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है एक चीज़ जानना, जिसको कहते हैं हम लोग हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बट्टा में अगर दिया हो, भिन्न में दिया हो, तो उस भिन्न में जो हर होता है वो हर के उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं, यानी प्लस में हो तो माइनस में गुणा करेंगे, माइनस में हो तो प्लस में गुणा। जैसे यहाँ दिया है, रूट में हमारा दिया हुआ है, हम सबसे पहले LHS लेकर चलते हैं, LHS, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS, LHS लेकर चलते हैं। तो यहाँ दिया है 1 + cos थीटा बट्टे 1 - cos थीटा। हर के परिमेयकरण, इसका हर कितना है, इसका हर है 1 - cos थीटा, इसके चिन्ह है माइनस में, तो इसका उल्टा चिन्ह से 1 + cos थीटा बट्टा 1 + cos थीटा, यानी इसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। इसके हर वाले के उल्टा चिन्ह से ऊपर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब इसको गुणा करने के क्रम में हम करते क्या हैं, अब देखिए इसको आगे हम हल करते हैं। आगे हल करने में हम क्या करेंगे, अब इसको गुणा करेंगे। ये दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए 2 × 2, दोनों सेम है। सेम है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर वही हम लिखें 2 × 3, तो 2 या 3 इनमें से किसी के पावर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक समान नहीं है। लेकिन एक समान जब रहता है तो इसको पावर 2 लिख सकते हैं। तो ठीक वैसा ही हमारा ये भी 1 + cos, ये भी 1 + cos, दोनों पर नीचे गुणा में है, 2 बार में है, तो दोनों को लिख सकते हैं 1 + cos थीटा ब्रैकेट में स्क्वायर, हमारे यहाँ रूट दिया हुआ है, बट्टा, ये दोनों अलग अलग है, एक दोनों को हम गुणा करके देखते हैं। एक और चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, अच्छा हम चलते हैं डायरेक्ट 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1 में cos से गुणा करेंगे प्लस cos थीटा। एक हम अभी से पढ़ेंगे, -cos से 1 में गुणा करेंगे तो -cos थीटा हो गया। अब फिर माइनस प्लस माइनस, अब cos में cos से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ cos थीटा प्लस में, ये cos थीटा माइनस कट जाएगा, कट गया। उसी तरह से फिर आगे के लिए लिखते हैं 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टा 1 - cos स्क्वायर थीटा के ऊपर जो है ब्रैकेट, कोई दिक्कत। एक बार और बढ़ते हैं, देखिए 1 + cos थीटा
का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस क्या होता है, हम लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन को यहाँ छोड़ देते हैं, इसको उठा करके ई साइड लाते हैं, इधर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उधर है कॉस स्क्वायर, उधर तो कॉस कैसे प्लस में है, तो इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बोलिए। तो यहाँ वही चीज़ दिया है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर के बदला में क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो यहाँ भी लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा रूट अंडर में। अब क्या करते हैं हम, ए भी स्क्वायर में ए भी स्क्वायर में, तो रूट क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसमें का स्क्वायर हट गया, क्यों, क्योंकि ये रूट हटने के लिए ये भी हट गया, यही हमको साबित करना था, ये हो गया RHS, यही हमारा आंसर है। चलिए, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम आ गया है पढ़ाई का, स्टडी का, जी आप घर बैठे, कहीं आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी छात्र हो या छात्रा हो, खास करके लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा सेपरेट क्लास हो गया है, बहुत बड़ा सुरक्षित क्लास हो गया है। ये गार्जियन अपने घर पर बैठे ही अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए अगला सवाल है जो आपके 2019 में आया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम संपर्तक 145 तथा लघुत्तम संपर्तक 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप लघुत्तम महत्तम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी 2 3 जो संख्या है उसका लघुत्तम निकालते हैं, महत्तम निकालते हैं। तो इसमें एक सूत्र होता है LCM गुणे HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ दिया है सवाल में, दिया है HCF कितना दिया है 145, LCM दिया है 2175 और N1 दिया है 725 और हमको N2 मालूम करना है। तो जो अभी हम फार्मूला लिखे हैं, इस फार्मूले के आधार पर हम N2 निकाल सकते हैं, अर्थात L1 की जगह पर LCM 2175 गुणे HCF है 145 इक्वल टू N1 है 725 इंटू हमारा N2। चलिए हम लिख सकते हैं N2 इक्वल टू, ये दोनों है गुणा में 2175 गुणे 145 और N2 के साथ 725 गुणा करते नीचे आ जाएगा 725। ये कैसे गुणा करते हैं तो नीचे आता है ऊपर आता है, इसके लिए हम आपको एक वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आप उस पर सर्च कीजिएगा LCM और HCF, उसमें आपको सब मिल जाएगा क्रम विनिमय के आधार पर। चलिए इसको देखते हैं हम, इसको काटते हैं, इससे 5 × 5 = 25 और 14 × 5 = 70 2 72, यानी 5 मरतबा कट जाएगा, इससे 5 मरतबा कटेगा। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 4 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15 और 5 × 25, अर्थात हमारे 435 मिनट में जो है ये कट जाएगा और यही हमारा N2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। मैं तो पिछले लगभग 12-15 साल तक मैंने पढ़ाया है, मैं ऑलरेडी भारत सरकार के जॉब में हूँ,
फिर भी मुझे बराबर मुझे पढ़ाने का शौक़ रहता है, जिसे हमेशा मैं चाहता हूँ बच्चों से जुड़े रहूँ या किसी तरह का उसका अपना जो सेवा है उनको देते रहें। तो मैंने भी सोचा इस साल क्यों ना यूट्यूब के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को जो भी मेरे पास है उसको अपने विद्यार्थियों के पास पहुंचाते रहें, देते रहें। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक सफल व्यक्ति ही किसी को सफल बना सकता है। सफल बनने के लिए एक सफल व्यक्ति के साथ सफल टीचर के साथ रहना पड़ता है, तब जाकर एक व्यक्ति सफल बनता है। तो आप जहाँ भी रहें, जिस विद्यार्थी के साथ रहें, जिस टीचर से जुड़े रहें, उनको जांच के परखें ये उनके अंदर क्या वो सफल हैं या विफल हैं, तब उसके बाद उनके साथ रहें, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे वो आपका टीचर हो। क्योंकि सफलता व्यक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद आपका। अगला क्लास फिर आपको हम अगले बार मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।